अवध पंच की ओर से राम राम भैया। देश में इस समय जो बड़ी समस्याएं हैं उनमें बेरोजगारी सबसे बड़ी है। मेरी नज़र में वो समस्या सुलझाने के लिए सबसे पहले प्रयास किया जाना चाहिए, और दिक्कत ये है कि वही समस्या बहुत पीछे छूट जाती है, दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं और चर्चा भी दूसरे मुद्दों पर होती है, बेरोजगारी पर उस तरह से बात नहीं होती। ये सही है कि बेरोजगारी तेज रफ्तार से बढ़ी है पिछले 2 साल में, 2-2.5 साल में कह लीजिए। नोटबंदी के समय इसकी शुरुआत हुई थी कि जब बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, काम धंधे उनके छूट गए, लोगों को नई जो टेक्नोलॉजी थी उसके इस्तेमाल में समस्याएं आ रही थीं, कैश में जो लोग काम करते थे उनको दिक्कत आ रही थी, और बहुत सारी दूसरी वजहें भी थीं जिनसे रोजगार पर असर पड़ा। उसके बाद पता नहीं कहाँ से सिर पर टूट पड़ा कोरोना, और उस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, तो नोटबंदी हुई और उसके बाद लॉकडाउन, तो लॉकडाउन ने तो बिल्कुल लोगों को जो तस्वीरें हैं वो याद हैं कि कैसे लोग अपना काम धंधा छोड़कर इतनी ख़राब हालत में पहुंच गए थे कि उन्हें पैदल चलकर अपने गांव घर जाना पड़ा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि ये स्थितियां सुधरेंगी कैसे। ये आंकड़े बताते हैं कि 40 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही, बल्कि अगर बेरोजगारी की दर की बात करिए तो एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE है, एक संस्था है जो बताती है कि कितने लोग बेरोजगार हैं या बेरोजगारी किस रफ्तार से बढ़ रही है। उसके हिसाब से 2020 में बेरोजगारी एक बार करीब 11%, 10.9% तक बढ़ गई थी। उसमें बाद में थोड़ी सी कमी आई, वो 9.1% या 9 ही समझ लीजिए, 9% की रफ्तार से बढ़ी। फिर उसमें थोड़ी और कमी आई जून के महीने में, और नवंबर तक आते आते वो 6.5-7% के आसपास आ गई थी। अब इसको समझना ज़रूरी है। समझना यूँ कि जैसे कोई हाईवे हो और उस पर कोई कार 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही हो, और उसकी रफ्तार किसी वजह से, वो नोटबंदी तालाबंदी हो या ट्रैफिक जैम हो गया हो या कोई हाईवे पर अवरोध, गाय भैंस आ गई हो बीच में, उसकी रफ्तार कम हो गई कार की, तो तब कम होकर वो 80-70 किलोमीटर की रफ्तार पर आई। लेकिन इससे बहुत खुश होने की बात नहीं है ये, क्योंकि असल बात ये है कि बेरोजगारी फिर भी बढ़ रही है। जो थोड़ा सा कम हुआ है वो मामूली सी रफ्तार की कमी है, प्रतिशत की कमी है। आंकड़ों में खुश होने वाले लोगों के लिए एक मसाला मिल जाता है कि साहब देखिए, बेरोजगारी पहले 10.9% थी, अब घट के 6.5% हो गई, 7.5% हो गई। लेकिन हुआ क्या, बेरोजगारी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई, लेकिन बढ़ वो उसी गति से आगे रही है, आगे ही जा रही है। अब लोग करें क्या इसमें? सरकार क्या करे? बेरोजगारी पर नियंत्रण कैसे पाए, काबू कैसे हो ये समस्या? क्योंकि ये समस्या सीधे सीधे युवा वर्ग से जुड़ती है। युवा वर्ग आक्रोशित है, गुस्से में है, नाराज है। उसको लगता है कि उसके सामने जो एक एस्पिरेशनल, एक भविष्य उसके सामने हो सकता था, वो उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे, वो खंड खंड हो रहा है। तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगा, और आवाज उठाई उसने कहाँ? जो नए माध्यम हैं संचार के, उनके माध्यम से आवाज उठाई, ट्विटर पर उठाई, फेसबुक पर उठाई। एक चीज़ उन्होंने की जिसमें रोजगार दो और हमारी समस्या हल करो, इस तरह की चीज़ें ट्विटर पर
ट्रेंड करने लगी, बहुत तेज़ी से, बहुत नंबर 1 ट्रेंड करने लगी। ये एक नया ढंग है चीज़ें समझने का कि एक तो CMIE बताता है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है और दूसरा ट्विटर बताता है कि लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि बेरोज़गारी वाकई बढ़ी है, समस्या वाकई बहुत बड़ी है और उसका निदान ढूंढना ही पड़ेगा। वो सरकार चाहे जो हो, चाहे जिसकी हो, लेकिन सिर्फ बयान देकर कि हम इतने करोड़ रोज़गार दे देंगे, ये समस्या हल होने वाली नहीं है। ये ऐसा राक्षस है, ऐसा दैत्य है जिसका मुंह कभी लगता है भर ही नहीं सकता, इसका पेट ही नहीं भरता, मुंह हमेशा खुला ही रहता है। सुरसा का एक उदाहरण आता है, एक सुरसक तरह मुंह फैलाए हुए हैं। तो आभासी दुनिया में ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनी, लेकिन आभासी दुनिया की वो विचित्र दुनिया है, उसकी अपनी एक अलग समस्या है और वो समझना आवश्यक है ताकि आप ये न हो कि सिर्फ आभासी दुनिया में अपने सवाल उठाते रह जाएं और बात कहीं पहुंचे ही न। ऐसा नहीं है कि आभासी दुनिया का असर नहीं होता, होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। आभासी दुनिया में आप रोटी मांग सकते हैं, लेकिन आपको वाकई रोटी तवे पर सिकी हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आभासी दुनिया तय नहीं कर सकती। आभासी दुनिया में आप पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उससे पेट्रोल की कीमत कम नहीं होती। आभासी दुनिया के पेट्रोल से आग नहीं लगती, उससे कुछ नहीं होता। आपका मन का एक संतोष होता है कि हमने अपनी आवाज़ उठाई और हमारी आवाज़ जिस पर भी है, जैसे भी है, हमने लोगों तक पहुंचाई। ये आभासी दुनिया का खेल कोई नया खेल नहीं है, ये बहुत पुराना है। पुराने ज़माने में इसको मायावी कहते थे। ये मायावर की दुनिया है। और अगर वाल्मीकि रामायण को याद करें तो उस समय भी थी। एक मायावी हिरन था जो वाकई था नहीं, और उसके पीछे सब कुछ हो गया, पूरी रामायण उसके आसपास घूमती है। वो टर्निंग पॉइंट है रामायण का। वाल्मीकि रामायण की कथा वहीं से मुड़ती है। अगर वो मायावी मृग न रहा होता तो सीता का हरण न होता, लंका का युद्ध न होता, रावण का वध न करते राम, युद्ध न जीतते, और उसके बाद क्या होता? विजयी होकर वो अयोध्या लौटते तो 14 साल बाद लौट आते जैसे लौटना था उन्हें। उसकी अवधि पूरी ही हो रही थी किसी भी तरह, क्योंकि समय तो रुकता नहीं। अब अगर वो विजयी होकर न वापस लौटे होते तो भरत मिलाप का क्या होता, और उसके बाद दिवाली कहाँ जाती? दिए लोग किस खुशी में जलाते? क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है और ये उसकी वजह से हुआ। आप इससे संकेत के रूप में इस तरह देख सकते हैं कि मायावी दुनिया, आभासी दुनिया असर करती है, लेकिन उसका असर हमेशा पॉजिटिव हो ये आवश्यक नहीं है। कई बार उल्टा पड़ता है, कई बार नेगेटिव असर होता है उसका। तो अगर ये आप सिर्फ इतने बात पर संतुष्ट हैं, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आपने अपनी आवाज़ उठाई, वो लोगों तक पहुंच गई, उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, आज वो ट्रेंड कर रहा है, कल कोई दूसरी चीज़ ट्रेंड करेगी ट्विटर पर, फेसबुक पर कुछ और लोग लिखेंगे, ये यहाँ संतोष करके बैठने की बात नहीं है। ये आभासी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम होगी कि नहीं होगी, और जो आप आवाज़ उठाएंगे उससे ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ ज़्यादा चलने लगेंगी और पेट्रोल ज़्यादा बिकने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। आप रोज़गार मांगेंगे तो आपको रोज़गार मिल जाएगा आभासी दुनिया से। वो हो सकता है आभासी रोज़गार मिल जाए आपको,
ये बहुत खतरनाक मामला है। ये उतना सीधा भी नहीं है जितना समझ में आता है। आभासी दुनिया में हो सकता है बहुत कुछ, और होता रहा है। जैसा मैंने बताया कि पहले मायावी दुनिया कहते थे, कुछ और भी दुनिया कह लीजिए, माया महा ठगन यम जानी, ये तो बहुत धोखा है, एक धोखे की टट्टी है जिसको आप हटा दें तो आपको समझ में आता है कि बाप रे, ये असली दुनिया तो ये थी ही नहीं, हम पता नहीं कहाँ लड़े भिड़े जा रहे थे। तो जो है आभासी दुनिया में, यकीन मानिए और मन में बिठा लीजिए कि वो ज़मीनी नहीं है, वो पूरी सच्चाई नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में वाकई कोई बदलाव देखना है तो दो चीज़ें आपको करनी होंगी। एक, कि पांव सख्ती से, दृढ़ता के साथ ज़मीन पर टिके रहें और हाथ ऊपर उठे रहें, हवा में मुट्ठी तनी रहे। क्योंकि रामचरितमानस में गोसाई जी जब रामचंद्र जी गए और समुद्र से कहने लगे कि रास्ता दे दो, जाना है लंका, नहीं माना। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। तो भैया, आज के इस अंक में अवध पंच के इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे भेंट होगी, और इस बार मैं सोचता हूं कि बंगाल के चुनाव पर कोई चर्चा की जाए, क्योंकि वो बहुत रोचक होता जा रहा है। तो अवध पंच के इस अंक के साथ राम राम।